Good morning, students. We are again starting with the chapter 1. In the earlier video, we have discussed the meaning, nature, objective, significance of human resource management, and in this present video, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्कोप ऑफ HRM. तो आइए स्टार्ट करते हैं. जब हम HRM की बात करते हैं तो मैं दोबारा से आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि वी प्लान फॉर द ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, वी डेवलप थिंग्स, we actually tries to give them the best in the industry because a happy human resource is the key to success. So सबसे पहला इसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मल हम प्लानिंग की ही बात करेंगे इसमें कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है. यहाँ पर जब हम HR प्लानिंग की बात करेंगे तो हम यही देखेंगे कि हमें संस्था में क्या क्या काम करवाने हैं, उस काम को करवाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और उनकी जो डिमांड है, पोटेंशियल डिमांड, उसका हम अनुमान यहाँ पर लगाएंगे. उस अनुमान को लगाने के बाद उन व्यक्तियों को ढूंढने की, उनको लगाने की, उनको सेलेक्ट करने की, उनको हायर करने की प्रक्रिया जो स्टार्ट होगी. तो सबसे पहला हम HR प्लानिंग में क्या करते हैं, वही एंटीसिपेट डिमांड, हम व्यक्तियों की जो पोटेंशियल डिमांड है उसका अनुमान लगाते हैं. देन इज जॉब एनालिसिस एंड डिज़ाइन. जॉब एनालिसिस का मतलब है, पहले तो जॉब का क्या मतलब है कि जॉब से हमारा अभिप्राय एक काम से है. फॉर एग्जाम्पल दी जॉब ऑफ अ जनरल मैनेजर. सो यहाँ पर जॉब से अभिप्राय उस जनरल मैनेजर को जो काम करने हैं, उस पोस्ट पे जो काम आते हैं वो डिस्कस करना है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जॉब एनालिसिस में जो जनरल मैनेजर के काम है वो क्या क्या हैं, कितने हैं. फॉर एग्जांपल जनरल मैनेजर को अपने सभी जो अधीनस्थ हैं, जो अपने नीचे लोग काम कर रहे हैं, उन सबको डायरेक्शन देनी है. नंबर 1 काम ये होगा. नंबर 2 उसको अपने ऊपर रिपोर्टिंग करनी है. नंबर 3 जितने आदमियों की ज़रूरत है उन सब का जो है अनुमान लगाना है. उनका लीव का जो रिकॉर्ड है, जो भी व्यक्ति लीव लेगा, जो भी छुट्टी करेगा, वो उसको रिकॉर्ड करवाएगा या उसको रिपोर्ट करेगा. तो जॉब एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि एक पोस्ट पर क्या क्या काम हमें करना पड़ता है. देखिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर काम ज़्यादा होंगे तो शायद एक व्यक्ति से हो नहीं पाएंगे, काम कम होंगे तो जाहिर सी बात है इसका प्रेशर दूसरी पोस्ट पर, दूसरी जॉब्स पर पड़ेगा. जॉब डिज़ाइन में हम ये करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ जॉब वी यूज टू डिज़ाइन आवर जॉब. फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जो जनरल मैनेजर की पोस्ट है उस पर ये काम करना होता है. अब हम जब जॉब डिज़ाइन करेंगे अपने लिए, अपनी संस्था के लिए, हम ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम किसी और को दे सकते हैं और क्या क्या चीज़ें किसी और के बाद ऐसी हैं जो हम अपने मैनेजर को दे सकते हैं. थर्ड कम्स रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसमें हम लोग अप्लाई करते हैं एज मच एज पीपल दे कैन. ये पॉजिटिव प्रोसेस इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी संस्था में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करते हैं. और इसके बाद है सिलेक्शन. सिलेक्शन मीन्स उन लोगों को जिन लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया है उन सबको फ़िल्टर करना ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स और क्राइटेरिया वी हैव. हम उनको फ़िल्टर करते हैं, हम उनको इंटरव्यू करते हैं और फाइनली उनको सिलेक्शन देते हैं. Then is orientation and induction. Orientation and induction means when the people they join the company, it is a new place for them. The company is new, the employees are new to us. So we are going to organize a familiarity meeting. So induction and orientation में जैसा कि हम लोग स्टूडेंट्स के साथ भी करते हैं, जब बच्चा कॉलेज में आता है तो हम लोग उसको एक बार कॉलेज के रूल्स रेगुलेशन, कॉलेज की अच्छी बातें, कॉलेज में क्या क्या इवेंट्स प्रोग्राम्स होते हैं, व्हाट इज़ दी एकेडमिक कैलेंडर, ये सब बताते हैं, ये सब फॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं. उसी तरह कंपनी में जब एक आदमी आता है तो उसको उसकी टीम के साथ, उसके सुपीरियर्स के साथ, उसके सबऑर्डिनेट्स के साथ किन लोगों के साथ काम करना है, किन स्थितियों में उसको कहाँ पर कैसे डील करना है, वो सब एक बार बताते हैं हम लोग. देन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. नाउ ट्रेनिंग रेफर्स टू प्रोवाइडिंग हिम द नॉलेज ऑफ वट टास्क ही सपोज टू डू इन द कंपनी, इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो ट्रेनिंग मीन्स उस व्यक्ति को उस काम के साथ एक फैमिलियरिटी स्थापित करवाना जो उसने करना है संस्था में, जो कंपनी में करने के लिए वो आया हुआ है. और ट्रेनिंग लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल ऑल्सो. एक मैं अक्सर सवाल करता भी हूँ बच्चों से कि जो ट्रेनिंग पे पैसा खर्च किया जाता है 1 महीने की, 15 दिन की, या हो सकता है कुछ जॉब्स में 1 दिन की रिक्वायरमेंट हो, वो इन्वेस्टमेंट है या वेस्ट है. देखिए सीधी सी बात है, जब आप पैसा खर्च करते हैं तो आप लॉन्ग रन के लिए करते हैं. एक नया एम्प्लॉय आएगा, उसको काम का नहीं पता, वो आपका समय भी ख़राब करेगा, वो आपके रिसोर्सेज भी ख़राब करेगा. उससे बढ़िया ये है आप उसको जितने भी समय की ट्रेनिंग चाहिए वो दे के अच्छी तरह ट्रेन करके काम पे लगाइए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा हो और उसका भी फ़ायदा हो. एंड द पाथ ऑफ डेवलपमेंट गो थ्रू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम.
Then is performance appraisal. Now, when we talk about performance appraisal, we are right now evaluating or appraising the job or the work done by the person. So now we are evaluating whether the task allotted to him has been completed successfully or completed as in desired manner or not. जो काम हमने उसको दिया था व्यक्ति को, सज्जन को, क्या वो काम उसी तरीके से हो गया जिस तरीके से हम चाहते थे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर काम गलत हुआ तो कंपनी का लॉस है और व्यक्ति का भी लॉस है, और सही हुआ तो जाहिर सी बात है वी कैन प्लान न्यू थिंग्स विद हिम. नेक्स्ट इज पोटेंशियल अप्रेजल. पोटेंशियल अप्रेजल, जैसा कि मैं ऊपर बात कर रहा था कि अगर उसने काम अच्छा किया तो वी कैन प्लान न्यू थिंग्स विद हिम. कई बार कुछ लोग कुछ कामों में बहुत अच्छे होते हैं. सो नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल, वी कैन प्लान फॉर द अप्रेजल ऑफ द सेम ऑल्सो. हम लोग उसके लिए नई नई चीज़ें, नए नए तरीके निकाल सकते हैं और नई जगह क्रिएट की जा सकती है किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो उसको उभरने का ज़्यादा मौका देगी. पोटेंशियल अप्रेजल मीन्स असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनहेरेंट कैपेबिलिटीज लाइक स्किल, नॉलेज एक्सेट्रा. सो इफ़ समबडी इज़ वेरी गुड एट समथिंग, किसी के बाद कोई चीज़ बहुत ही अच्छी है तो उसका बेटर यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं. देन इज करियर प्लानिंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी क्लियर एट द डे वन ऑफ द एम्प्लॉय इन द कंपनी. देखिए सीधी सी बात है, आप एक कंपनी को एक जूनियर अकाउंटेंट के तौर पर ज्वाइन करते हैं तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द पाथ विच लीड्स टू द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर और चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आदमी को अपना भविष्य उस संस्था में पता होना चाहिए कि ठीक है जी, आज तो मैं 10,000 पे ज्वाइन कर रहा हूँ, बट अप टू हाउ मच लेवल आई कैन प्रोग्रेस, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ. तो करियर प्लानिंग मीन्स उसको उसकी कंपनी में एक चार्ट दिखाना कि आफ्टर 3 years यू विल बी एट दिस लेवल, आफ्टर 4 years यू विल बी एट दिस लेवल, आफ्टर 5 years यू विल बी एट दिस लेवल. इट इज़ इंपॉर्टेंट. Rewards and compensation, yes, it is very important to motivate the employees. And when you are talking about a company, one, the salary part, second is the reward part. Salary आप देंगे उसके काम की, परंतु if somebody is performing very good, very well, then there should be something additional, and that additional is pointed out as reward and compensation. So one thing you have to be very clear about, जब आप महीने के एंड में सैलरी दे रहे हैं, never delay in this. आप समय पर सैलरी दीजिए क्योंकि उसने समय पर आपका काम किया. सो दीज आर ऑल द स्कोप ऑफ HRM. लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज फंक्शंस ऑफ HRM. So the functions are divided into two parts. One is managerial function and the second one is operative functions. So when we talk about managerial functions, it consists of the planning, organizing, staffing, directing and controlling part, which I think you people are very much clear. मैं फिर भी एक बार रिकॉल करवाता हूँ. देखिए, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, व्हाई इट इज टू बी डन, बाय whom it is to be done, where it is to be done and how it is to be done. So 5 W's and 1 H, we have to find the answers in the planning part. प्लानिंग मीन्स एक रूपरेखा बनाना भविष्य की कि हमारी संस्था में क्या क्या किया जाएगा. एंड प्लानिंग एक्ट्स एज अ बेस फॉर वर्किंग. हमें पता होगा तब नेक्स्ट डे, फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग एक्ट्स एज अ बेस फॉर दी नेक्स्ट डे फ्यूचर वर्किंग ऑल्सो. सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग. नाउ व्हेन यू प्लान थिंग्स, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स. जो आपने प्लान किए, फॉर एग्जांपल हम लोग एक यूनिट लगाएंगे प्रोडक्शन की जिसमें हम 100 यूनिट डेली किसी चीज़ की प्रोड्यूस करेंगे, तो उन 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मैन पावर चाहिए. अभी हम सिर्फ नंबर्स की बात करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सो ऑर्गेनाइजिंग में वी आर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स, क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स कि किस लेवल पे कितने लोग चाहिए, कितने डिपार्टमेंट चाहिए, उन डिपार्टमेंट में कितने लोगों की आवश्यकता है, कितने लोग असिस्ट करेंगे, कितने सुपीरियर होंगे, कितने सबॉर्डिनेट होंगे, एक्सेट्रा. देन इज स्टाफिंग. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. जो आपने ऊपर रोल तय किए, रोल बनाए, अब वक्त आ गया उनको भरने का. सो स्टाफिंग हेयर रेफर्स टू fill those post with the manpower. Then comes the next important part, that is directing. अब आपने लोग लगा लिए हैं, उन लोगों को फर्दर गाइड करना कि काम कैसे करना, उनको काम बताना. This comes under directing. And last is controlling. Controlling here means the comparison of actual work performance with the standards you have already settled. So हमें ये देखना है कि जैसा हम काम चाहते थे वैसा हुआ या नहीं हुआ. So these were the general management function you have already studied in your first year. Now we will talk about operative functions. The very first is procurement of employee. देखिए, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम है एम्प्लॉय को प्रोक्यूर करना, एम्प्लॉय को ढूंढना कि कहाँ से मिलेगा. It is very important. We have to search for all the probable locations from where the employee can be made available, and for this
लाइक अर्लियर इट यूज टू हैपन कि हम लोग अखबार में देते थे, हम लोग कंसल्टेंसी से बात करते थे, हम लोग रेडियो पर या टीवी पर भी विज्ञापन दे सकते थे इसका। हालांकि ये एक ज़्यादा प्रचलित स्रोत नहीं था। कुछ कंपनीज के संदर्भ में ऐसा हुआ, या फिर सरकारी कंपनियों के केस में ऐसा अनाउंस किया जाता था रेडियो पर कि 21 विभाग में कितनी भर्तियाँ निकली हुई हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है स्कूल या कॉलेजेस, जिस भी लेवल के, जिस भी स्तर के लोगों की आपको आवश्यकता है, तो उनके प्लेस पर जाकर उनकी हायरिंग करना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अखबार क्लासीफाइड्स हैं, या Naukri.com, इंटरनेट का ज़माना है आजकल। तो दिस वॉज प्रोक्यूरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, लाइक फ्रॉम वेयर। जब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जितने भी अच्छे लोग हैं हम चाहते हैं कि सारे अप्लाई करें, ताकि उनमें से जो बहुत अच्छे हैं हम उनको छांट सकें। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। नाउ डेवलपमेंट हेयर रेफर्स टू पुटिंग हिम ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ। जब आपने रिक्रूट कर लिए उनको, सो वी हैव टू जज देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंट परफॉर्मेंस, देन वी हैव टू सी वेदर ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड और नॉट, एंड इफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड देन इट्स ओके। हम लोग उनको सबको, वैसे सबको ट्रेनिंग देंगे, बट स्टिल कुछ लोगों को ज़्यादा चाहिए, कुछ लोगों को कम चाहिए। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम क्या करते हैं, हम लोग उनकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि व्हाट इज़ देयर प्रेजेंट लेवल। देन कम्स द सेकंड पार्ट विच इज़ ट्रेनिंग। जिन लोगों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जिस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उनको वो ट्रेनिंग देते हैं। देन इट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स अचीविंग द पाथ ऑफ सक्सेस, हाइट्स ऑफ सक्सेस, और ये तभी आ पाएगी जब आप दिल लगा के, मन लगा के अपना काम करेंगे। थर्ड ऑपरेटिव फंक्शन इज कंपनसेशन फंक्शन, जिसकी मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि एडिक्वेट वेजेस एंड सैलरी शुड बी गिवन टू द पीपल, बिकॉज अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तभी वो लॉन्ग रन तक आपकी कंपनी में रहेंगे, अदरवाइज वो नहीं रहेंगे। देखिए सीधी सी बात है, कोई कर्मचारी आपकी संस्था में बना रहे तो इसके पीछे कुछ वजह होनी चाहिए। नंबर 1 वजह क्या हो सकती है, काम का अच्छा माहौल। नंबर 2 वजह क्या हो सकती है, अच्छी सैलरी। और नंबर 3 वजह क्या है, सैलरी का समय पर भुगतान। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, जैसा कि मैं बात कर रहा था, काम का माहौल कैसा है, जगह कैसी है। इंटीग्रेशन हेयर मीन्स मेकिंग अ मिक्सचर ऑफ कंपनी एंड द एम्प्लॉयज़, कि संस्था और कर्मचारियों को एक कर दें, ताकि कर्मचारियों को ऐसा महसूस ना हो कि वो किसी पराई जगह पर काम कर रहे हैं, और संस्था हमेशा उनको अपने बच्चों की तरह, अपने साथियों की तरह, अपने भागीदारों की तरह ट्रीट करे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉयज़ शुड बी सर्व्ड। जो कर्मचारियों के इंटरेस्ट है, जो उनके ऑब्जेक्टिव ना, वो हमेशा सर्व किए जाने चाहिए। संस्था के साथ उनको मिलाना है आपने, और एक ऐसी फीलिंग पैदा करनी है कि संस्था और कर्मचारी दोनों एक हैं। इंटीग्रेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन इज मेंटेनेंस फंक्शन। देखिए मेंटेनेंस कर्मचारी की इसलिए क्योंकि हमने बात की कि हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ट्रेनिंग लेने के बाद वो छोड़ के चला जाए, मैं तो चला क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक हिम फील हैप्पी। इट इज़ नॉट लाइक कि भाई ठीक है ये दुनिया है, आना जाना लगा रहेगा तो आप कभी भी कंपनी छोड़ के जा सकते हो। नो, विद एवरी इंडिविजुअल हु इज़ लिविंग योर कंपनी इज सफरिंग लॉसेज, दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। सो मेंटेन करके रखिए उसको खुश रखिए। एंड खुश रखने का मतलब ये नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। खुश रखने का मतलब ये है कि जो माहौल एक कर्मचारी डिजर्व करता है, एटलीस्ट ही शुड गेट द सेम। देन ए सेपरेशन फंक्शन। सेपरेशन में हम लोग बात करते हैं कर्मचारी को कंपनी से विदा करने की। 2 तरह की विदाई होती है। एक तो जब कर्मचारी एक निश्चित एज ग्रुप को अचीव कर लेता है तब, दूसरा जब उसकी परफॉर्मेंस हमारे हिसाब से ठीक नहीं है तब। तो यहाँ पर हम उन तीनों चारों तरीकों की बात करेंगे, रिटायरमेंट की भी, ले ऑफ्स की भी, टर्मिनेशन की भी और सस्पेंशन की भी, पर डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में। करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, हमने पहले ही बात किया इसका कि भविष्य कैसा रहेगा संस्था में, उसका भविष्य कैसा रहेगा, ग्रोथ का पाथ उसका तय करना। देन इज ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। नाउ इट इज़ द एक्टिविटी, इट इज़ द फंक्शन, इट इज़ द आउटपुट which can only be achieved only if the persons performing the duties are happy. If the people are happy, the organization will definitely feel happy. So this was all I think about the chapter, and there are certain qualities which are also included here. So let us talk about them also कि what are the qualities of a good human resource manager. देखिए सबसे पहली जो उसमें क्वालिटी है वो उसमें
नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज किस चीज़ की? जिस काम को करने के लिए उसको, देखिए जिस तरह बाकी सभी लोगों से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि उनको अपने काम की जानकारी होनी चाहिए, वो अपने काम में कुशल होने चाहिए, उसी तरह हमारा जो HR मैनेजर है उसको भी नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की। सबसे पहले किन व्यक्तियों की आवश्यकता है, किस किस गुण के व्यक्ति की आवश्यकता, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारी संस्था में 6 डिपार्टमेंट हैं तो 6 डिपार्टमेंट अलग अलग क्वालिफिकेशंस के लोगों की ज़रूरत है। उसको नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे किस लाइक पोस्ट पर किस व्यक्ति को लगाना है, किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। और साथ ही उसको जो कंपनसेशन प्रोग्राम्स हैं, एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के भी और इवन इंडस्ट्री के भी, देन लेबर रिलेशंस हैं और HR इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर द ग्लोब, उसको उनकी जानकारी होना चाहिए। ही शुड बी एन अलर्ट पर्सन। ऐसा नहीं कि भाई वो सुप्तावस्था में, निद्रा में है और तब हम बातें करें, नो। देन कम्स इंटेलिजेंस। यहाँ पर इंटेलिजेंस से मतलब है प्रेजेंस ऑफ माइंड से, कि वो एक एक्टिव व्यक्ति होना चाहिए जो निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। एनालिटिकल स्किल्स उसके अंदर होने चाहिए। एकेडमिक्स उसका ठीक होना चाहिए। एकेडमिक्स देखिए सीधा रिलेट करता है व्यक्ति के लर्निंग स्किल से, सो इट शुड बी वेरी क्लियर। देन कम्स लीडरशिप। लीडरशिप शुड बी देयर इन द पर्सन। लीडरशिप हियर रेफर्स टू वन स्किल दैट इज लोगों को अपने साथ लेके चलने की कला, ये उस व्यक्ति में होनी चाहिए। डिसीजन मेकर, ही शुड बी अ फर्म डिसीजन मेकर। कई बार देखा जाता है कि एक अच्छा ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से इसलिए निकल गया क्योंकि आप समय पर निर्णय नहीं ले पाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक टाइमली डिसीजंस। आपने लेना बाद में भी है, सो इट शुड बी टाइमली। ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस। एक दूसरी बात और है कि वो जो व्यक्ति है, जो HR मैनेजर है, वो एक तो ही शुड बी वेरी क्लियर, देन ही शुड बी फेयर इन बिहेवियर विद ऑल। वो सबके साथ समान होना चाहिए, सबके साथ उसका जो रिलेशन है दैट शुड बी वेरी क्लियर। ऐसा नहीं कि कोई मेरा अपना है, कोई मेरा अपना नहीं है तो मैं अलग ना, नो। यू शुड बी वेरी क्लियर विद ऑल द पीपल वर्किंग इन द कंपनी। आप पार्शियलिटी, आप बायसनेस ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। एजुकेशनल स्किल, पढ़ाई लिखाई की हमने पहले ही बात की कि यस ही शुड बी अ लर्न पर्सन। जैसा कि आजकल हम बताते हैं कि मैनेजर के लिए लाइक MBA इज़ नॉट जस्ट मस्ट, बट अगर है तो इट्स वेरी गुड। सो एजुकेशनली ही शुड बी वेरी साउंड। देन कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इसलिए ज़रूरी है ताकि वो व्यक्ति अपनी बात को लोगों तक प्रभावी तरीके तक पहुंचा सके। सीधी सी बात है, इंग्लिश हिंदी से परे, क्योंकि यहाँ पर उसका इंटरव्यू नहीं हो रहा, परंतु यहाँ पर सीधा सा तात्पर्य है कि वो अपनी भाषा में इतना कुशल होना चाहिए कि वो अपनी बात को दूसरों तक बड़े आराम से पहुँचा सके। देन नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव स्किल्स। नाउ ही शुड पोजेस सम skills which helps him in the execution of things, because being HR manager he has to take decisions and apply them also. So when it comes to the execution of the decisions part, he should be very clear with these, और चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन स्किल उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन स्किल, हालांकि ये सबसे ऊपर होना चाहिए था। ह्यूमन स्किल का मतलब है उसके अंदर आदमियों वाले गुण होने चाहिए। आदमी वाले गुण क्या होते हैं? जो आदमी को आदमी समझते हैं। सामने वाला, देखिए सीधी सी बात है, कोई आदमी 10,000 रुपये सैलरी ले रहा है, कोई आदमी 1,00,000 रुपये ले रहा है। सो वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उनको उनकी सैलरी के बेस पे जज ना करके उनके काम के बेस पे जज करे। वो ये समझे कि उसके अंदर भी एक लाइक इंसान बसता है, चाहे वो कितनी सैलरी ले रहा है। एम्पैथी उसके अंदर HR मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। हमेशा सबके दुख सुख में शामिल होने का गुण भी उसके अंदर होना चाहिए। देन अप्रोचेबल एंड कंपैशनेट। अप्रोचेबल का मतलब है कि ऐसा ना हो कि देखिए सीधी सी बात है, बहुत सारी दिक्कतें ऐसी होती हैं जो आपको तब पता लगती हैं जब आप काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने ट्रेनिंग तो ले ली, परंतु जब हम वास्तव में काम करने लगे तब हमें पता लगा कि यार देयर आर सर्टेन मोर इशूज़। सो ही शुड बी अप्रोचेबल बाय ऑल। अगर उससे मिलना है तो ऐसा नहीं कि आपको 1 हफ्ते की, 15 दिन की, 1 महीने की वेट करनी पड़े। नो, ही शुड बी रेडिली अवेलेबल टू मीट हिज एम्प्लॉयज़, हिज कोवर्कर्स, हिज फ्रेंड्स। देन इज इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स एक दूसरे के साथ काम करने की, एक दूसरे से बात करने की और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाने की बात है। ठीक है, सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति इतना संपूर्ण नहीं होता, इतना स्किल्ड नहीं होता कि वो सारी चीज़ों को खुद मैनेज कर सके। समय समय पर हमें दूसरे लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। तो ही शुड बी इंटरपर्सनली वेरी गुड, एक दूसरे के साथ संबंध बना के रखने वाला हो और रिस्पॉन्सिव हो, इंटीग्रिटी अच्छी हो उसकी, फीडबैक को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयर और अलर्ट होना चाहिए।
And now the last topic of HRM chapter 1 is limitations of HRM. There are limitations from two sides. One is the problems from the side of employee, second is the side of employer. देखिए, एक बड़ा गैप तब आता है जब हम व्यक्ति को व्यक्ति ना समझ के अपना एक गुलाम समझने लग जाते हैं. एंड यस, इट्स स्टिल प्रिवेल्स. बहुत सारी छोटी कंपनियां ऐसी हैं जो अब भी मुलाजिम को मुलाजिम ही समझती हैं, ना कि अपना साथी. तो भाई कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग अपने जो कर्मचारी साथी हैं उनको उनके अधिकार नहीं देना चाहते. हम लोग उनको ऐसे ट्रीट करते हैं कि भाई ये तो चाहे सारी रात सारा दिन लगे रहें. नो भाई, देखिए हर इंसान की एक लिमिट है, 8 घंटे की, 9 घंटे की, तो उसी के हिसाब से वो काम करेगा. और कई बार एम्प्लॉयज़ जो है उनकी परसेप्शन भी गलत हो जाती है. तो जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं जहाँ पर हम प्रॉब्लम्स विद HR पढ़ेंगे, उनमें इन सब की डिटेल में बात होगी. सो इस चैप्टर में इतना ही था, एंड आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर ऑल ऑफ यू. So chapter 1 is over from my side, and if in case any queries are there, you people are most welcome to speak and raise your words. And thank you everybody. Have a good day. Take care and stay safe. Thank you.